गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अभी हम जिस लेक्चर सीरीज में एंटर्ड हैं, पहले से ही चल रहे हैं जिस लेक्चर सीरीज के अंदर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। उसमें हम ये देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कैसे वो कंडक्शन करंट से अलग होता है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस कौन सी हैं, उनमें से जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो हमने यहाँ पर देखी। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर ये देखा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके कोरिलेटेड हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, कैसे वो डिपेंडेंट हैं और कैसे डिराइव करते हैं चीज़ों को। देन ई और बी में क्या रिलेशन है मैथमेटिकली, फेज वाइज, ये सब चीज़ें देखी। अब हम इस चैप्टर के उस पोर्शन में हैं जो चैप्टर का आखिरी पार्ट है एंड साथ ही साथ थ्योरेटिकल है, फैक्ट बेस्ड है। कोई भी कंटेंट यहां पर बनाते टाइम, आपके साथ डिस्कस करते टाइम, हमें ऑब्वियस ही बात है, बीइंग अ टीचर मल्टीपल चीज़ों को खंगालना पड़ता है। रीजन बीइंग, खुद को ही नींद नहीं आएगी रात को अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी गलत होगी। हाँ, हो सकता है भाई कैलकुलेट करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में हैं, आदमी रिकॉर्डिंग देख रहा है, आदमी क्वेश्चन पढ़ रहा है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं सामने, आपको नहीं दिखेंगी ऑब्वियस ही बात है, बट हर चीज़ मैनेज हो रही है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाए, कोई वैल्यू, आई मेक श्योर कि बाद में अगर कोई कमेंट में बताए या मैं ही देखूं जब उस कंटेंट को दोबारा, बट इतना सारा कंटेंट है, चूक सकता है ना। लेकिन जो थ्योरी है, ठीक है, जो उसके पीछे का क्रक्स है, वो कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं खो पाएगा। हो सकता है 10⁻⁻10 की जगह 10⁻⁹ लिख दिया हो बोलते टाइम, पढ़ाते टाइम, कोई नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी में थोड़ा सा भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। चलिए, लेट्स एंटर इनटू द लास्ट पार्ट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फैक्ट बेस्ड डिस्कशन। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को पॉइंट वाइज सेग्रीगेट करके आपके आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करके देख लेते हैं। जल्दी से मेमोराइज करना है। कब मैं इससे पहले तो ये सारी चीज़ें कभी पढ़ाता भी नहीं था, ठीक है, बच्चों के साथ ये चीज़ें तो मैं कंसिडर ही नहीं करता था, बिकॉज मतलब आप खुद समझो, अब लॉज ऑफ मोशन में कोई अच्छी बुक यूज़ की जाए, कुछ अलग कंटेंट कराया जाए तो समझ आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 67% जो आपका 67% पोर्शन है, ठीक है, 2 वर्ड जुड़ गए, खा गया आदमी, वो न्यूमेरिकल है, रिमेनिंग थियोरेटिकल है। और थ्योरी के लिए किस पे रिलाई करना है? एनसीईआरटी पे। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं उसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सैटेलाइट है और एक एंटीना है जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। और क्यों कम्युनिकेशन हो पा रहा है? तो बीच में आप ये ब्लू कलर की डॉट्स देख रहे होंगे, व्हाट आर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रेंज ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम रेंज है, एक रेंज है पूरी, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है देखिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये रहा, निमोनिक भी लिख दिया है मैंने जानबूझ के ऊपर पहले से ही। अब ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर समझाता हूँ, सीधा क्यों कूदना वहाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कहाँ से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, एंड होता है गामा रे पर। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें देखिएगा वेवलेंथ कम हो रही है। यहाँ मैंने 10⁻³ लिखा है, इसका मतलब यही नहीं मान लेना कि रेडियो का मतलब 10⁻³ मीटर वेवलेंथ होता है रेडियो का। ये कोई हार्ड एंड फास्ट बाइफर्केशन नहीं है, ये कोई नंबर लाइन पे ऐसा नंबर नहीं है कि यहाँ ये खत्म वहाँ वो शुरू, वहाँ वो खत्म वहाँ वो शुरू, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होने वाला है। तो बहुत ही इसमें कोई शार्प डिविजन्स नहीं है रेज के बीच में। और नंबर्स जो हैं उनको इतना क्रिटिकली एकदम लेके मत बैठ जाना, उस रेंज को समझना। जैसे आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर है, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करके एक टर्म है जिसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास, उसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, उसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, उसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। सब सेम है क्या? नहीं, एक जजमेंट फॉर्म होता है ना, कौन ज़्यादा कौन कम, वो फॉर्म करना है। डोंट ट्राई टू मेमोराइज एग्जैक्ट वैल्यूज, रेंज है उसको समझ, ताकि अगर और कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो वैसे ही पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू कहाँ से होता है? रेडियो से। अब ऊपर एक निमोनिक है, देखिएगा, रेडियो वेव पहले यहाँ पर है, उसके बाद वेवलेंथ कम होगी माइक्रोवेव, उसके बाद वेवलेंथ कम होगी इंफ्रारेड, देन विजिबल, विजिबल में विबग्योर आता है, जिसमें विबग्योर में वी से लेके आर तक जब जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, वो भी आते हैं, लेके आएंगे अभी। देन विजिबल हो गया विबग्योर, देन अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, देन एक्सरे, गामा रे, इसके बाद अपना कॉस्मिक रेज भी होती हैं, बट वो अपने सिलेबस के बाहर है इसलिए छोड़ा, बोल दिया सिर्फ, क्वेश्चन में कहीं दिख गया तो एक बार आंसर कर देंगे, आगे बढ़ जाना बस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने में आप देखना वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है,
और जो फ्रीक्वेंसी है आप नोटिस करना वो बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब एनर्जी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। भाई साहब बहुत जोश आ गया, ठीक। और वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है इस डायरेक्शन में, जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज, ठीक। रेडियो से शुरू हुआ, गामा पे एंड हुआ, इसका निमोनिक क्या है देखिए ऊपर, रीड माय इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। आर रेडियो, एम माइक्रो, आई इंफ्रारेड, विजिबल का विजिबल ही है, अंडर का यू अल्ट्रावायलेट, एक्सरेस एक्सरे ही है, ग्लासेस का जी गामा, ठीक है। और शुरू कहां से हो रहा है, 10⁻³ मीटर से, इतनी बड़ी वेवलेंथ से। और आप देख सकते हैं उस फिगर को भी देखिए, ताकि अगर फोटोग्राफिक इमेज आपकी, फोटोग्राफिक मेमोरी जो आपकी है वो इस इमेज को ही याद कर ले तो कम से कम एक सवाल सही होने के चांस बन जाए, ठीक है, भले याद न किया हो तो। उस सिचुएशन में सोचना यार, तुमने सब कुछ ईमानदारी से पढ़ा, तुमने सब कुछ किया, हर एक फैक्ट को लिखा, बट लास्ट में जाकर रिकलेक्ट नहीं किया और उस प्रेशराइज सिचुएशन में उतारा नहीं, तो भैया रास्ते लग गए। तो ये अपना 10⁻³ से 10⁻⁻12 के रेंज में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी शुरू कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई बार डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? डेफिनेशन, इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम की बात कर रहा है, सेल्फ सस्टेनिंग। आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से कैसे वेव पैदा होकर भागने लगती है उसको समझाया था। हाँ, उसके डिवाइसेस पे अभी नहीं गए, ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और कैपेसिटर वाला पोर्शन है। फिर आपका क्या बोलते हैं ईएमआई वाला पोर्शन है, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन, ठीक। वहां आता है एनर्जी स्टोरेज, स्टोर करने वाली डिवाइस वो है। बट इट्स लाइक दिस, कोई इंसान बहुत खुश है, ऐसे एकदम चेहरे पे हंसी खुशी, जीवन में हाँ अच्छा चल रहा है, चीज़ें पॉजिटिव है, तो उसका ऑरा भी पॉजिटिव नहीं होता। वो ऑरा क्या है? एनर्जी, एनर्जी है। तो दो लोग ऐसे मस्त हाथ झुलाते हुए पार्क में घूम रहे हैं, तो उनके आसपास का जो ऑरा, जो वाइब क्रिएट होगा, ठीक है, वो कैसा, वो वही वो एनर्जी है। वो अपनी इच्छा से नहीं भेज रहे हैं, उनका काम एनर्जी, उनका काम बस आपस में खुश होकर चलना था। एनर्जी अपने आप निकल रही है, हर जगह रेडिएट हो रही है। तो यहाँ सेल्फ सस्टेनिंग। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? केपेबल टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन है इसका एक पॉजिटिव, इसका एक आप कह लीजिए, मतलब इसके लिए क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कह लीजिए, क्वालिटी कह लीजिए, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, क्वालिटी कह लीजिए, ठीक है, प्रो कह लीजिए इस पॉइंट के रिगार्डिंग। लार्ज डिस्टेंस तो है ही, बट एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाने के लिए भी किसको यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। टीवी का चैनल चेंज करना है तो बार बार उठ के जाके वहां नहीं चेंज करते हैं, रिमोट से पॉइंट करके कर देते हैं। एसी चालू करने के लिए बार बार चेयर पे चढ़ के वो जो स्विच होता है, पावर स्विच, उसको ऑन नहीं करते हैं, रिमोट से कर लेते हैं। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। और गामा रेस से लॉन्ग रेडियो बोला, लॉन्ग रेडियो क्यों? क्योंकि रेडियो वेव के भी कुछ पार्ट हैं, टाइप हैं रेडियो वेव्स के, अभी उस पर बात करते हैं। बस ये है स्टार्टिंग, गामा रेस 10⁻⁻12 मीटर, बहुत ही छोटी वेवलेंथ, टू लॉन्ग रेडियो वेव्स 10⁻6 मीटर। वो एंड दिखा रहा है, जैसे देखो यहाँ पे रेडियो दिखा था तो रेडियो 10⁻3 लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि 10⁻3, अरे ऊपर भी, इसके ऊपर भी तो होगा वैल्यू, उससे बड़ी भी तो वैल्यू होगी। वो लॉन्ग रेडियो वेव्स है, ठीक, लॉन्ग रेडियो वेव्स है। शब्द फंस रहे हैं, बताइए, चलिए चलिए। अब आई थिंक वो पहले वाले में डिस्कस कर रखा होगा, ठीक है, इसीलिए चलिए दोबारा आते हैं। अब क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बेसिक हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। याद किया, आंसर किया, और याद करने में निमोनिक काम आता है, और थोड़ा बहुत वो वैल्यूज देख लेंगे, काम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए फ्रीक्वेंसी का, आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। फर्स्ट ऑप्शन देखना पहले, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा, यही है। कॉस्मिक भी था, यही तो था आपका निमोनिक, तो पहला वाला करेक्ट है। पहला क्या भाई? करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला करेक्ट है। उसके बाद है वेवलेंथ ऑफ कलर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो कलर पे चला गया, यानी विबग्योर में चला गया। अब विबग्योर मतलब किस, विजिबल, जो आपका स्पेक्ट्रम का किस हिस्से की बात हो रही है? विजिबल पार्ट की बात हो रही है। तो विजिबल में मैंने क्या मतलब आपको क्या बोला कि विबग्योर पोर्शन में वॉयलेट से रेड की तरफ अगर जाते हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है।
अब उसने जो सवाल पूछा, ध्यान दीजिएगा, उसने जो सवाल पूछा उस पर वापस आए और यहां ध्यान दिया कि वेवलेंथ कलर से इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो वॉयलेट से शुरू किया, रेड तक ले गया, यानी ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वैक्यूम, बिल्कुल भाई, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है मीडियम के। वैक्यूम में परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर वन, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में। मीडियम चेंज करेंगे, उसका म्यू आर और एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। स्नेल्स लॉ, रे ऑप्टिक्स, वहाँ उसके बाद आता है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीनों ऑप्शन तो नहीं मार्क करके आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही एंटर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पॉइंट्स देखेंगे, क्वेश्चन लगाते चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। इसके पहले 3 लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकली हमने हर चीज़ को डिस्कस किया है, अब हम थ्योरेटिकली सिर्फ फैक्ट्स को देखते जा रहे हैं। सबसे पहला है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक है। रेडियो वेव्स कहाँ से, 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1/सेकेंड। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर, यानी रेस्ट पे पड़ा चार्ज नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चार्ज नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टिंग वायर, उनसे प्रोड्यूस होता है रेडियो वेव्स, ठीक है। कहाँ यूज होती हैं रेडियो वेव, रेडियो कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में। रेडियो होता है ना वो, जैसे यहाँ पे आप किसी भी शहर में आकाशवाणी होता है, ठीक है, वहाँ फ्रीक्वेंसी की रेंज, जैसे किसी को मान लो कोई स्टेशन अपना डालना है, ठीक है, अब मुझे वो वैल्यूज़ याद नहीं है, वो मिर्ची मिर्ची करके नहीं आता, 93.5 रेड एफएम ऐसे करके आता है वो सब चैनल, कौन सुनता है आजकल, ठीक है, साले ऐड ही सुना रहे हैं बस, ठीक। चलिए दुख की जगह काम पे आते हैं। तो ये जो रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है उस आकाशवाणी और आपकी गाड़ी के बीच में, या उस आकाशवाणी और उस स्टेशन के बीच में जिसने नया स्टेशन ओपन किया है, वो किसकी वजह से हो रहा है, रेडियो वेव्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर टीवी एंटीनास के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके घर पे जो लगा होगा और मेन जो एंटीना है उसका कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये बैंड है, नीचे बैंड, बैंड मतलब रेंज, जिसके बीच में ये मतलब जिस बैंड के लिए शॉर्ट वेव्स उसको नाम दिया जाएगा शॉर्ट रेडियो वेव्स, या टेलीविजन रेडियो वेव्स, टीवी रेडियो वेव्स कहते हैं, एफएम रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स, ठीक है। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हायर फ्रीक्वेंसीज अप टू 50 मेगाहर्ट्ज, अप टू 50 मेगाहर्ट्ज तक ये पर्टिकुलर शॉर्ट रेडियो वेव्स का बैंड लाई करता है, ठीक है। फिर 54 से 890 मेगाहर्ट्ज की बात करें, मतलब उससे भी ज़्यादा, तो वो जो आपका टेलीविजन का मतलब जो रेडियो वेव्स हैं उसका बैंड जो लाई करेगा 54 से 890 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद है एफएम। एफएम क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ठीक है। देखिए मैं इन सबको भी हम क्रिटिकली समझ सकते हैं एक एक को, बट आप एनसीईआरटी खोल के एक बार ये टॉपिक ओपन करिए, 6 लाइन का एक पैराग्राफ है बस। तो आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो रोटेशन चैप्टर को पढ़िए, फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़िए, रे ऑप्टिक्स को पढ़िए। इनके अंदर टाइम पास करके खुश होने की कोशिश मत करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ आपका इंटरेस्ट है वो एक अलग बात है, ठीक है, मेरा भी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता वो। चलिए ठीक, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो हैं वो होंगी 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108। मैंने फिर से कहा कोई स्पेसिफिक बाइफरकेशन नहीं। अब देखो उसने टेलीविजन जो आपका बैंड था, टेलीविजन रेडियो वेव्स का जो बैंड था 54 से 890 मेगाहर्ट्ज, ये देख ये इसमें नहीं आ जाएगा, यहाँ लाइन ही कर जाएगा। बट वही कहा, ऐसे नहीं सोचना है, जो नंबर एनसीईआरटी ने दिया एक्सेप्टेड, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कहाँ से कहाँ तक, 88 टू 108। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कहाँ से कहाँ तक, 530 टू 1710। बट ध्यान देना नीचे किलो हर्ट्ज लिखा है, यहाँ नीचे देखना किलो हर्ट्ज लिखा है, मेगा हर्ट्ज नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा लास्ट पॉइंट कहाँ यूज होते हैं, यूज्ड इन सेलुलर फोन्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है। सेलुलर फोन्स जो होते हैं ना कॉल करने के लिए, वो रेडियो वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। चलिए बाजू में इधर क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ द ऑप्शंस विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो पहला है चार्जलेस पार्टिकल, नहीं। दूसरा है एक्सेलरेटिंग चार्ज, बिल्कुल सही। थर्ड है चार्ज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कतई नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। स्टेशनरी चार्ज, उससे भी नहीं हो पाएगा। एंड यू नीड एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल थ्रू विच
भैया देखो, स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक, कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट, आसपास मैग्नेटिक फील्ड, बावला हो जाए इलेक्ट्रॉन एकदम ऐसे गया दीवार पे टकरा के ऐसे गिर गया, ठीक है, या भागते भागते कहीं एकदम रुक गया अचानक से, एक्सेलरेशन में था, ठीक, तो तब जाके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, मैं एप्लीकेशन के क्वेश्चन, मेरे कोई अलग क्वेश्चन नहीं कि पहले मैं ये करा के फिर पीवाईक्यू पे ले जाऊँ, क्यों? क्योंकि जब है ही फैक्ट बेस्ड तो सीधा आंसर करो, है ना। चलो आगे, देन है स्पेक्ट्रम का पार्ट माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव जो होती हैं, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, जो जैसे कोई कोई फिक्स बाइफर्केशन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो के बाद क्या आता, माइक्रो, तो रेडियो का जो शॉर्ट वाला पार्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ का जो बैंड था, वो माइक्रोवेव के पास आ जा रहा है, उसमें माइक्रोवेव एंटर कर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, कॉल्ड एज क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, गन डायोड्स। क्लिस्ट्रॉन मतलब क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, उनसे ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं विच इम्पैक्ट्स दी इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये सब शो ऑफ करने के लिए मैं बोल सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं इनको एक्स्ट्रा समझाने का, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर द रेडार सिस्टम्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। वो एयरक्राफ्ट जब नेविगेट करता है तो वहाँ माइक्रोवेव यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के पर्पज से, क्यों क्या ये सब इसमें रीज़न में जाएंगे तो भैया हो गया अपना काम, ठीक है। चलिए अब आते हैं उसके एप्लीकेशन पे। The condition under which a microwave oven heats up a food item containing water molecules most efficiently is। अब मैं चाहता था चौथा पॉइंट ये भी लिखता कि वो जो घर में आपके माइक्रोवेव खाना गर्म करता है वो कैसे करता है, तो बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, तो फैक्ट डालने की बजाय मैंने क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। तो कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन, ये है एनसीईआरटी का ही फैक्ट है, बट मैं ये कह रहा हूँ मैंने यहाँ नहीं डाला, मैंने उसका क्वेश्चन डाला जानबूझ के, ठीक है। चलिए अब तो फ्रीक्वेंसी, पहला ऑप्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है, यही फैक्ट है, यही यहाँ स्टेटमेंट डालना था, मैंने क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि नीट में था, पीवाईक्यू में, सिंपल। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब आप ट्यूनिंग फोर्क उठाते हैं 50 हर्ट्ज का और उसको मार के एक दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के पास लेके आते हैं और उसकी भी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 है, तो बिना छुआए बिना टच कराए ये इसको ऑसिलेट करा देगा, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। यही माइक्रोवेव में हो रहा है कि माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है, जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मैच कर जाए, ठीक है। ऐसा जब होगा तो वो हीट कर देगा उसको, खत्म बात। सेकंड ऑप्शन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा होगा तो गर्म ही नहीं कर पाएगा जब एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम है ही नहीं। अरे सिंपल बात है, आपने किसी को देख के चिल्लाया, ऐसे बहुत दूर था कोई बंदा, आपने चिल्लाया, अब वो आधा किलोमीटर दूर खड़ा है और तुम यहाँ हेलो हेलो ऐसे कर रहे हो, तो सुन लेगा क्या वो? नहीं। तो रेजोनेंस का मतलब क्या, चीखे और उसने सुन लिया, यही वाली बात है, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोवेव आर हीट वेव्स, सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग, नो, वो हीट वेव नहीं है, वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव, नो, वहाँ माइक्रोवेव यूज होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल जो फूड के अंदर प्रेजेंट है उसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो हीटिंग हो गई, ठीक है। ये तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का, रेजोनेंस। नेक्स्ट है इंफ्रारेड, ठीक है, समटाइम्स दिस इज रिफर टू एज हीट वेव्स भी कहते हैं इनको, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी इंफ्रारेड एमिट करते हैं, तो कुछ इंफ्रारेड कैमराज होते हैं जो एमिटेड हीट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक तो होता है नाइट विजन, ठीक है, एक होता है इंफ्रारेड कैमरा, वो हीट को, वो लाल कलर का आप या येलो डार्क कलर का ऐसा आप ऑरेंजिश कलर का आप दिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में जहाँ सबसे ज़्यादा हीट होगी या जिस जगह हीट होगी वहाँ ज़्यादा ऑरेंजिश दिखेगा, कहीं येलोइश दिखेगा, तो पता चलेगा हीट क्या है, ठीक है। तो जो बॉडीज हीट एमिट करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स हीट एमिट करते हैं उनको, मतलब जो एमिट करते हैं उनको इंफ्रारेड कैमरा कैप्चर कर लेता है। बट व्हाट इज इंफ्रारेड, ये स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है जो बॉडीज के हीटेड बॉडीज की वजह से एमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बैंड लाइज एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। मैंने फिर से कहा कोई स्पेसिफिक बाइफर्केशन नहीं है, इसका छोटा पार्ट उसमें एंटर कर जाएगा, उसका पार्ट इसमें एंटर कर जाएगा, तो वो कह रहा है बैंड लाइज वेरी एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। भाई देखो, स्पेक्ट्रम में इधर जा रहे हैं जब
रेडियो से गामा, तो बीच में आया विजिबल, विजिबल के जस्ट बाजू में है माइक्रो, सॉरी रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक। तो जो इंफ्रारेड है उसके जस्ट बाद क्या आता है, विजिबल। तो विजिबल के लो फ्रीक्वेंसी रेंज में कौन लाई कर रहा है, इंफ्रारेड, ठीक है। अच्छा, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ वार्म्थ, वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट नहीं बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है इंफ्रारेड रेज की वजह से, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से। रेज बोलो वेव बोलो एक ही बात है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन टीवी रिमोट्स। वो टीवी का जो रिमोट होता है ना, जैसे ये टीवी का रिमोट है, ये टीवी का रिमोट में आगे यहाँ तो चलो अब वो पहले वाले रिमोट में आता था, आजकल ये यहाँ लाइट नहीं आती। वो लाइट जो छोटी सी लाइट होती है ना, आपकी टीवी के पास भी एक छोटी सी लाइट होगी, वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, यूजिंग इंफ्रारेड। ये तो चलिए अब एलईडी वाले टीवी आ गए हैं, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीट वेव्स। सिंपल, अभी ये बताया वही है और क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है विजिबल, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पोर्शन में, विजिबल पार्ट में, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम अबाउट 4 × 10⁻14 हर्ट्ज to a wavelength of sorry to a frequency of 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में विजिबल स्पेक्ट्रम लाई करता है, विजिबल पार्ट लाई करता है। और हमारे आसपास इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आसपास की जो दुनिया आप देख पा रहे हैं, जो परसीव कर पा रहे हैं, वो उन्हीं उन्हीं लाइट, जैसे मुझे अगर अगर मान लीजिए ये पेन मुझे दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, लाइट का मतलब यहाँ कहीं लाइट सोर्स होगा, वो लाइट सोर्स इस पर टकराएगा, इससे टकरा के मेरे रेटिना पे आएगा, रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा, मुझे ये पेन दिखेगा। तो ये पेन क्यों दिख रहा है, विजिबल लाइट की वजह से। मैं ये लाइट बंद कर दूं, पेन दिखना बंद हो जाएगा, सिंपल बात है। ये इल्यूमिनेटिंग थोड़ी है कि जल रहा होगा, अरे पेन दिखा, ठीक। अच्छा, अब विजिबल पोर्शन के अंदर विब्ग्योर लाई करता है, और विब्ग्योर के में जब आप देखेंगे तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाने में हमारा वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कितना हो गया है, 700 नैनोमीटर हो चुका है। इस तरफ जब हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहाँ दिया है क्वेश्चन देखिएगा, लैम्बडा वी, लैम्बडा एक्स एंड लैम्बडा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल, एक्सरेज एंड माइक्रोवेव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके वेवलेंथ को अरेंज करना है, डिक्रीजिंग मतलब कम होता हुआ, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो वो स्पेक्ट्रम याद करो, रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर। जब मैं बीच में अभी कंफ्यूज हुआ ना वो वैल्यू के लिए, तो मैंने उसी को याद किया, क्यों, सोच, और क्या तरीका है बे, रटने वाली चीज है, किस तरह से याद होगा, कोई पैटर्न बना लिया, अब उसको याद रखा, जब भी क्वेश्चन आया मन में एक बार सोच लिया और उसके बाद आंसर किया, खत्म बात। क्योंकि एक क्वेश्चन 5 ले जाएगा तुम्हारे, ठीक है, अगर इतनी सी बात नहीं दिमाग भेजे में उतारी तो विजिबल। अच्छा, अब एक्सरे, माइक्रोवेव, तो रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। रीड माई मतलब माइक्रोवेव, ठीक है। इसके बाद क्या है अपने पास, विजिबल। तो सबसे पहले वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, रीड माई माइक्रो, इंस्ट्रक्शंस अंडर विजिबल, देन विजिबल, देन उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसकी, माइक्रो, देन विजिबल, देन एक्सरे, यानी ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट। 4th ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। और कमेंट में बताइएगा कि प्री रिटन कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते टाइम क्या आपको तकलीफ हो रही है देखने में, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, लैम्बडा एम, देन आएगा लैम्बडा वी, देन लैम्बडा एक्स। ये मुझे निमोनिक याद किया और धड़ाम से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज, बहुत ज़्यादा गर्म बॉडीज़ हों, ठीक है, और स्पेशल लैम्प्स होते हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं। वेवलेंथ रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर के बीच में, वेवलेंथ रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास, और ऑर्डिनरी ग्लास भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो वेल्डिंग करने वाले में देखें, वो ऐसे काले कलर का एक सिर्फ, आजकल तो क्या, पहले तो क्या होता था पूरा वो पहन लेते थे, अब खाली वो ऐसा एक हैंडल जैसा पकड़ते हैं और वेल्ड करते हैं, और बस यहाँ पे कांच होता है और कुछ नहीं, क्योंकि वो कांच क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन बी फोकस्ड इनटू अ नैरो बीम। तो उससे क्या कर सकते हैं, लेसिक, वो जो आई सर्जरी होती है, लेजर की सर्जरी है, ठीक है,
किससे होती है? अल्ट्रावायलेट से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड बीम में उसको हम मतलब उसको नैरो बीम में वी कैन कॉन्सेंट्रेट इट, वी कैन फोकस इट, सो इट कैन बी यूज्ड इन अ वेरी हाई प्रिसीजन प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ईएम वेव यूज्ड इन लेसिक आई सर्जरी इज, आंख बंद करके बताइए, नहीं आंख बंद करके नहीं, गलत जगह लग जाए, तो अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेज आर बीइंग यूज्ड इन लेसिक आई सर्जरी। ठीक है, ईयर नहीं लिखा है इसका मतलब वो कोई मतलब कोई आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ उस पोर्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज क्या है? वन कॉमन वे टू प्रोड्यूस एक्सरे इज बॉम्बार्ड अ मेटल बाय अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, सिंपल, थोड़ा इसको सुनिएगा, क्योंकि पहले क्या था, अब तो नहीं है पोर्शन में हमारे, पहले एक टॉपिक था एक्सरे नाम का। ठीक है, एक्सरेज नाम का एक टॉपिक था, जो कि किसका पार्ट था? एटम। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स आता था, एटम्स एंड एक्सरे, पहले एटम खत्म करते थे वो लाइमन बाल्मर करके, फिर एक्सरे पढ़ाते थे। ठीक है, अब वो नहीं है, तो थोड़ा यही चर्चा कर लेते हैं एक्सरे के लिए। बाकी एटम के बाद मन नहीं माना तो करा देंगे, मन वाली बात है भाई, कुछ भी रह जाए एग्जाम में छोटी मोटी चीज पछतावा लेके रखने का कोई मतलब नहीं। इसका रीज़न है एक, मतलब छोटा सा, जब करियर की शुरुआत की थी बहुत पहले, ठीक है, तो दो बच्चे थे, दो बच्चियां थी आई थिंक, हाँ, नीट के 2 दिन पहले एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का ही, न्यूक्लियाई, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस आती हैं, उसकी क्यू वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो क्यू वैल्यू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट और इस तरह से फिर वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जज करते हैं, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, खाली बता देता हूँ, स्टोरी पे जाते हैं मेन उस पर। ठीक है, वो उन्होंने पूछा, एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर एंड इट इज वे बैक, बहुत टाइम हो गया, 10-12 साल से ऊपर हो गया उसको। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, इंजीनियरिंग शुरू की उसी टाइम की बात है, तभी पढ़ाने लग गया भाई, मज़ा आ गया था फिजिक्स देखते ही, आहा। ठीक है, उन्होंने पूछा, मैं इतना सीरियस नहीं लिया, नीट हो गया, वो बच्चे दोबारा कभी नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नीट हो चुका था, लेकिन आज तक वो बात में भूला नहीं कि भले उन्होंने शायद वो क्वेश्चन सही कर लिया हो, या कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं उनके क्वेश्चन इतने सही करने की, उनका सिलेक्शन होता, बट स्टिल मैं जो पॉइंट नहीं कन्वे कर पाया, ठीक है, जो पॉइंट उन तक नहीं पहुंचा पाया, वो मलाल लेके जीवन में काम नहीं करना है। इसीलिए हर एक फैक्टर, हर एक पॉइंट जिस तरीके से परसीव करवाना है, मैं रात रात के सपने में देख के भी अगले दिन कराऊंगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है पीछे पड़ने की। जितना डेटा निकलवाएंगे उतना निकालेगा इंसान, सिंपल। चलिए आते हैं एक्सरेस पे। तो एक्सरे में हमने क्या कहा कि सबसे कॉमन तरीका एक्सरे प्रोड्यूस करने का क्या है, तो हम एक मेटल सरफेस को बॉम्बार्ड कराते हैं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से, और जितना ज़्यादा उसको एनर्जी देंगे उसके हिसाब से एक्सरे में किस किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी पे वो जनरेट हो रहा है वो मिल जाएगा। तो टारगेट मेटल पे हम किसको बॉम्बार्ड करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उसको एक इलेक्ट्रॉन गन कह लीजिए, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या लोअर टू हायर? तो लोअर टू हायर मूव करता है। तो आप किसी इलेक्ट्रॉन को अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल गेट एक्सेलरेटेड इफ इट इज बीइंग लेफ्ट इन पर्टिकुलर मतलब इन दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, बावला हो जाएगा और एक्सेलरेट करेगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी लेके भागेगा उतना ज़्यादा एनर्जी से बम्बार्डमेंट करेगा, जितना ज़्यादा एनर्जी से बम्बार्डमेंट करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी की वेव जनरेट करेगा, एक्सरे जनरेट करेगा। तो अगर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस कम देंगे इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन की, तो जब वो सरफेस से बम्बार्ड करेगा तो एक्सरे की एनर्जी भी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं इसको, इस पोटेंशियल को एक नाम दे दूं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VA, और अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो मेरी वेवलेंथ कम होती है, और मैं इसको कम करता हूं तो मेरी वेवलेंथ जो एक्सरे की प्रोड्यूस हो रही है वो बढ़ती है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी रेंज क्या है? 10⁻⁸ मीटर से 10⁻13 मीटर के बीच में वेवलेंथ रेंज लाई करती है किसकी? एक्सरेज की। लास्ट पॉइंट है एक्सरेज आर यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन। पता है भाई, किसी न किसी का हड्डी टूटा होगा, आपके जान पहचान वाले का कुछ ना कुछ टूटा फूटा होगा, या आपने तोड़ा फोड़ा हो, ठीक है, तो एक्सरे कराना पड़ता है भाई, हड्डी वड्डी वो निकाल के, ऐसे है ना, कैसे होता है इससे। ठीक, चलिए
क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो जो मिनिमम वेवलेंथ मतलब क्या है? अरे आपने इलेक्ट्रॉन देके फेंका, वो जाके मेटल सरफेस से बम्बार्ड किया और एक्सरे निकल गई। अभी जो एक्सरे निकली है इसकी वेवलेंथ मिनिमम ही हुई, यही मिनिमम वेवलेंथ है। आप इस भीड़ में, इन इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ में ज़्यादा एनर्जी वाले भी होंगे, कम एनर्जी वाले भी, तो वो जो मिनिमम वेवलेंथ है कि उससे कम पे कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, वो वेवलेंथ को हम मिनिमम वेवलेंथ मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे कह रहे हैं। और अगर हम अपना वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो वो कम हो जाता है। बढ़ जाएगा? नहीं, रॉन्ग है। अच्छा, इंटेंसिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, इंटेंसिटी विल नॉट बी इंपैक्टेड, बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड करता है भीड़ पे, कितने सारे हैं, वो थोड़ी बढ़ेगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन भेजा तो एक ही, वहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा एक्सरे समझाने के, कि जब वो इलेक्ट्रॉन भागता है तो KLMN शेल्स नहीं होती, KLMN ऐसे सेल्स मतलब आपके शेल्स होते हैं, वो किसी एक शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर गया, वो बाहर निकल गया, अब वो जगह खाली हो गई। वो जगह खाली हो गई तो हायर लेवल शेल का इलेक्ट्रॉन कूद के आके उसको भरेगा। जब भरेगा तो क्या एमिट करेगा? फोटोन। वो फोटोन किस रेंज में लाई करेगा? एक्सरे। वो फोटोन जिस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करेगा उससे उसको एक्सरे कहेंगे। ठीक, ऐसे कनेक्टेड है। वो तो पढ़ाते तो बोलते, तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे। लेकिन इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है भाई। आप एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाओ घटाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही कैविटी बनेगी, एक ही खांचा खाली होगा, एक ही सीट मिलेगी बैठ मतलब आपके हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बैठाने के लिए, सिंपल। ठीक है, तो इंटेंसिटी विल नॉट बी इंपैक्टेड। चलिए नेक्स्ट है गामा, लास्ट पॉइंट। गामा रेज कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होती हैं। ठीक है, यूरेनियम ये सब फिजन फ्यूजन में। लैम्बडा रेंज कहाँ से कहाँ तक? 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻13 मीटर, यानी बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया मतलब क्या होते हैं? वो न्यूक्लिया चैप्टर में आप पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं सिंपल सा लॉजिक है। किसी बैग में अगर बहुत सारी बुक्स भर दें और वो फटने की कगार पे हो तो उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव बैग। जी, लेकिन वही बैग को एक आप मान लो न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक या दोनों, तो बैग वो जो जिस बैग में, जिस न्यूक्लियस नामक बैग में वो सामान रखा है, वो फटने के कगार पे नहीं हो जाएगा। उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है। ठीक है, यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, उसका यूज़ है। ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैंने जितने पॉइंट लिए ना सब में, ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब सिर्फ मुझे ये पॉइंट पसंद आया इसलिए मैंने उठा लिए। ठीक है, ऐसा नहीं। मैंने एनसीईआरटी के 2.5 पन्ने देखे, हर एक वेव के नीचे पूरा पैराग्राफ पढ़ा, जो पॉइंट फैक्ट लगा निकाल लिया। जरूरी है, एनसीईआरटी का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो वो तो होना चाहिए। क्वेश्चन साइड में देखेंगे। द EM वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और वो किसकी होती है? गामा रेज की। ठीक, चलो ये एक टेबल है, टेबल 8.1 एनसीईआरटी, मैंने अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे हाथ से लिखा अच्छा लगा। नहीं, लॉजिक ये नहीं था, तो कॉपीराइट के चक्कर में ये जो पूरा कंटेंट लिखा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप इसको मेमोराइज करने बैठ जाओ भाई। डिटेक्शन कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, मैं ही नहीं कह रहा आप वो करने बैठ जाओ। ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं आप वो एक एक पढ़ के एक एक चीज़ को याद करने बैठ जाओ। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप वेवलेंथ रेंज को एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद कर लो। मैं ये कह रहा हूँ इसे याद कर, ये याद करना पड़ेगा। वेवलेंथ रेंज एंड टाइप, ये दो चीज़ें, दो कॉलम याद करने हैं। हाँ, ये दो आपके ऊपर है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में थे वो मैंने ऊपर डाल दिए। ये तो फिर भी डिटेक्शन का तरीका है, चाहो तो याद करो चाहो तो नहीं करो, पढ़ने वाली बात है। डोंट मेमोराइज इन स्ट्रेसफुली, इसलिए टेबल लिख दिया, जरूर एक बार देखेंगे जरूर। ठीक है, चलिए PYQs, वैसे PYQs बोलना गलत है, प्लूरल नहीं है, एक ही है क्वेश्चन PYQ में। ठीक है, बढ़िया लगा, मैच द फॉलोइंग इसलिए उठाया, लेकिन सिंपल किस पर डिपेंडेंट है? ये आपके प्योर लॉजिक के ऊपर। चलिए, तो मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लिस्ट 2 है यहाँ पर जिनमें वेवलेंथ लिखी हुई है, तो हमें उन्हें कनेक्ट करना है। निमोनिक क्या था? रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस, ये मेरा स्पेक्ट्रम है। और विजिबल में भी याद रखिए, जब आप V से मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। इतना याद रख लेंगे ना तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले AM रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव का ही पार्ट AM रेडियो वेव, वो यही कह रहा है बस, वो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। अच्छा, रेडियो वेव की वेवलेंथ
जब इस साइड जाते हैं स्पेक्ट्रम में तो वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो का। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी दिख रही है, 10⁻² वाली। तो मैं ए वाले से सेकंड को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ए से क्या करेंगे, सेकंड वाले को ज्वाइन कर देंगे, 10⁻² से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर देन है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव से क्या ज्वाइन करेंगे, तो आप देख लीजिए, आर के बाद एम है, ठीक है। रेडियो देन माइक्रो, रेडियो देन माइक्रो। तो उसके बाद माइक्रो है, उसके बाद इंफ्रारेड है, और लास्ट में जाके एक्सरे है। तो उस रेंज में चलते हैं। सबसे पहले 10⁻⁻, जो 10⁻² वाला था वो ले लिया, यानी ए के लिए सेकंड ऑप्शन होगा। एक ही है बे, फोर्थ वाला, खत्म आंसर। आगे जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी माइक्रोवेव्स के नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट माइक्रोवेव है। तो 10⁻² से छोटा नंबर क्या है, 10⁻²। एक मिनट, हाँ, 10⁻², नेक्स्ट, ठीक है। तो बी जो है माइक्रोवेव है, उसके लिए क्या होगा, 10⁻², ठीक है। बी के लिए थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है 10⁻⁴, यानी इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन। और एक्सरे के लिए 10⁻10 सबसे छोटा, ठीक है। बट इतना मुझे याद था तो मोर देन सफिशिएंट था। बट इक्का दुक्का क्वेश्चन वैसे भी आ जाते हैं, जहां जैसे बोर्ड एग्जाम में किसी ने 3 मार्क के लिए बोल दिया समझाने के लिए, तो डिटेक्शन, ठीक है, जनरेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। वेवलेंथ रेंज लिख दो, ठीक है, और स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई कर रहा है वो बता दो, और उसकी इक्का दुक्का बातें। तो कहाँ, क्या एनसीईआरटी से बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं इस पूरे डिस्कशन को। थियोरेटिकल फैक्ट थे, क्या रटना है क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, सिर्फ उतना ही कर। हर चैप्टर में उतना ही कर, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने वाले, क्यों, क्योंकि उतना से नहीं होने वाला। लेकिन जहां थियोरेटिकल है, सिर्फ इसी 33% पोर्शन, 67 जो इसके पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वहां भी नहीं कहूंगा सिर्फ उतना करके छोड़ दे। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। डिस्प्लेसमेंट करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशंस, लॉ के डिफरेंट वर्जन, कहाँ लॉ एप्लीकेबल कहाँ नहीं, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट में बीच के डिफरेंस, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लगाओ भर भर के। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंसिटी, प्रेशर, जो हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर निकालो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालो, भर भर के क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए। कराएंगे आपको, ऑब्वियसली कराएंगे, वो सब भी अभी अपलोड होगा धीरे धीरे, हैव पेशेंस। बट जहां थ्योरी है वहां रटना है, और ये प्योर रटने वाला पोर्शन था। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड विल हैव अ न्यू जर्नी, जहां पर हम ये बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक करके अंडरस्टैंड किया जाता है। Thank you very much for being a patient listener. We'll be meeting in the next class. Bye.